हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमने प्रीवियस चैप्टर अभी कंप्लीट किया है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर को मैं एक बार पहले रिवाइज करवा देता हूँ, समराइज। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमने स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद use of living organisms or their enzymes or their processes to make products useful for humans। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो ह्यूमंस के लिए काफी यूजफुल हैं, उस साइंस को ही बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में दो मेन चीजें, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब एक ऑर्गेनिज्म से जीन को काट के दूसरे में ट्रांसफर कर देना, और केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब उस ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रांसफर किया है जीन, उसको लेबोरेटरी में इस तरह से ग्रो करना कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, कंटामिनेशन फ्री कंडीशंस में ग्रो करना। ठीक है, दो मेन क्रूशियल स्टेप्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि कैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्लाज्मिड की डिस्कवरी हुई। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जो कि कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोवाइड करता है। और बायोटेक्नोलॉजी में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में उसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज किया गया था। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं? जो एक ऑर्गेनिज्म से जीन को दूसरे में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर हो गया। उसके बाद था आरडीएनए या फिर काइमेरिक डीएनए, ऐसा डीएनए जिसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से जीन लेकर कंबाइन किए हुए हों, उसको आरडीएनए या काइमेरिक डीएनए बोलते हैं। हर बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में काइमेरिक डीएनए या आरडीएनए का फॉर्मेशन तो होगा ही, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी को आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर चार मेन टूल्स हमने पढ़े। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिनको मोलिकुलर सीजर्स भी बोलते हैं या मोलिकुलर नाइफ भी बोलते हैं। सेकंड, क्लोनिंग वेक्टर्स, जिनको वीकर डीएनए भी बोलते हैं। थर्ड, डीएनए लाइगेज, जिसको मोलिकुलर ग्लू बोलते हैं। और फोर्थ, कॉम्पिटेंट होस्ट, ऐसी होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें हम अपना जीन या डीएनए ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये चार टूल है। टूल्स को पढ़ने के बाद टूल्स के अंदर वैसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं। स्पेसिफिक इंटरनल साइट से कट करने वाले एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में उनका क्या काम है? हमने प्रोकैरियोट से ऑब्टेन तो किए, लेकिन वो वहां पर क्या काम करते थे कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ वायरसेस जो इन्फेक्शन करते हैं, उन वायरसेस को बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। उन वायरसेस के डीएनए को काटने के लिए उनमें ये एंजाइम था। वो डीएनए कट होने पर वो उन वायरसेस की डिजीज से बच जाते थे, इसलिए वो अपने पास इस तरह का डीएनए रखते हैं, इस तरह का एंजाइम रखते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नॉमेनक्लेचर, कुछ एग्जांपल्स पढ़े, क्लोनिंग वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, कॉम्पिटेंट होस्ट जो डीएनए को ले सके उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए केमिकल और फिजिकल मेथड पढ़े, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड पढ़े कि कैसे आरडीएनए को हम किसी भी कॉम्पिटेंट होस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स में नेचुरली जीन को ट्रांसफर करने की एबिलिटी रखता है, जिसको हम बोलते हैं नेचर्स स्मॉलेस्ट जेनेटिक इंजीनियर। उसके बारे में पढ़ा कि उसमें किस तरह की एबिलिटी होती है। उसके खुद के पास एक प्लाज्मिड डीएनए होता है, और उस प्लाज्मिड को वो होस्ट प्लांट सेल डाइकोट स्टेम के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि उस डाइकोट स्टेम के अंदर क्राउन गोल्ड डिजीज हो जाती है, एक ट्यूमर बन जाता है। उस ट्यूमर में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं जो उस बैक्टीरिया के लिए यूजफुल है। तो उस बैक्टीरिया को एज ए क्लोनिंग वेक्टर हम यूज कर सकते हैं प्लांट सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था, जिसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्पिटेंट होस्ट, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, लार्ज स्केल ग्रोथ
ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट यानी कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर चैप्टर को कुछ टॉपिक्स को समझाऊंगा, उनके नोट्स में आपको सेंड करूंगा जिसमें से आपको बनाना है। ठीक है, तो अब आप देखिए एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में ह्यूमन के वेलफेयर के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या उनके प्रोसेस को यूज किया जाता है, तो ह्यूमन वेलफेयर में ही एग्रीकल्चर भी है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं हम, उनकी प्रोडक्टिविटी तो हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद भी इंक्रीज कर ली, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो है बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब बायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब तो होता है कि उन गुड क्रॉप वेराइटीज को, हाइब्रिड क्रॉप वेराइटीज को पैथोजन्स के अटैक से कैसे बचाएं। पैथोजन में प्रोटोजोआ, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो वो इन्फेक्शन कर देते हैं। हमने सीड तो बहुत अच्छी क्वालिटी के लगाए, लेकिन उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे लार्ज स्केल पर क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमें प्रोडक्टिविटी फिर भी कम मिल पाती है। उसी तरह एबायोटिक रेजिस्टेंस, एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? वो है टेम्परेचर, पीएच, सैलिनिटी, सॉइल में किस तरह के सॉल्ट हैं, किस तरह की इसकी पीएच है, ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में कैसी है, टेम्परेचर कैसा है। ये सब चीजें भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बहुत लार्ज स्केल पर अफेक्ट करती है। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में हमें जरूरत क्या है? हमें जरूरत है इस तरह के क्रॉप प्लांट्स की डेवलपमेंट की जिनमें प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा आए, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ज्यादा आने के लिए हाइब्रिड सीड तो बनाएगी, लेकिन जो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस से जिनकी हेल्थ अफेक्ट भी नहीं हो, उस तरह के प्लांट हमें बायोटेक्नोलॉजी में डेवलप करना है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप ये ध्यान रखें कि हम क्यों डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि एबायोटिक और बायोटिक जो स्ट्रेस हैं, जो अटैक हैं प्लांट्स पर, उससे क्रॉप प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है और उसको नॉर्मल लाने के लिए हम उस प्लांट के डीएनए में, जीन में कुछ मैनिपुलेशन करने वाले हैं, जिससे कि वो प्लांट उस पैथोजन या फिर एबायोटिक स्ट्रेस जैसे पीएच, टेम्परेचर, उसके लिए रेजिस्ट बन जाए। ठीक है, तो पर्पज ये है कि रेजिस्टेंट वैरायटीज को डेवलप करना। अब एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में सबसे पहला और सबसे मेन एग्जांपल है बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल क्रॉप है। बायोटेक्नोलॉजिकल और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जीएम क्रॉप है। इसका मतलब क्या कि इसके डीएनए या जीन में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए गए हैं। मॉडिफिकेशन क्यों किए गए हैं? क्योंकि कॉटन की लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो जाता था कॉटन बोलवॉर्म से। ये ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कॉटन के अनराइपन फ्रूट्स पर अटैक करते हैं, उन फ्रूट्स को पूरी तरह खा जाते हैं, जिससे कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा स्केल पर अफेक्ट होता था। तो हमें ऐसी वेराइटी की जरूरत थी जो इन कॉटन बोलवॉर्म यानी कि जो कीड़े होते हैं वो उस वैरायटी को ज्यादा डिस्ट्रॉय ना कर पाए और हमें प्रोडक्टिविटी अच्छी दे। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी वैरायटी डेवलप की हमने? बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन में बीटी का मतलब क्या है? B4 होता है बेसिलस और T4 होता है थुरिंजिएंसिस। बेसिलस थुरिंजिएंसिस क्या है? बेसिलस थुरिंजिएंसिस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो उस बैक्टीरिया का इस कॉटन से क्या रिलेशन है? इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड होता है और प्लाज्मिड में एक जीन होती है। उस जीन का नेम है CRY जीन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद कोड करती है CRY प्रोटीन को। यहां पर CRY का मतलब होता है क्रिस्टल।
ठीक है, तो यहां मैंने सी कैपिटल की है और यहाँ स्मॉल की है, तो जीन के लिए स्मॉल आएगी, प्रोटीन के लिए कैपिटल आएगी। क्रिस्टल प्रोटीन का मतलब ये है कि अगर बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के डीएनए में से ये जीन निकाल ली जाए और कॉटन के डीएनए में डाल दी जाए, तो कॉटन की सेल्स के अंदर एक प्रोटीन बनेगी जिसको बोलते हैं क्राई प्रोटीन, यानी कि क्रिस्टल प्रोटीन। ठीक है, इस प्रोटीन के फॉर्मेशन से ये क्रिस्टल प्रोटीन जो है वो खुद बीटी कॉटन की सेल्स के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। ठीक है, प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब ये है कि जब बीटी कॉटन की सीड को जर्मिनेट करेंगे तो नया प्लांट बनेगा और प्लांट की हर एक सेल के अंदर बीटी जीन एक्सप्रेस होकर क्राई प्रोटीन बनाएगा, जो कि कॉटन के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा, इसका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, समझे? आता हमने ये जीन बीटी कॉटन में डाल दिया। अब जब प्लांट ग्रो करेगा, ग्रोथ के बाद उस पर फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स और फ्रूट्स आएंगे, और अनराइपन फ्रूट की भी हर एक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? बीटी जीन, और बीटी जीन का प्रोडक्ट क्राई प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन। ठीक है, तो जब इंसेक्ट उस पर अटैक करेगा, फर्स्ट बाइट ही लेगा, तभी उसकी बॉडी में इस तरह की प्रोटीन चली जाएगी। ठीक है, और ये प्रोटीन एल्कलाइन पीएच पर ही एक्टिवेट होकर पॉइजन का काम करती है, और उस इंसेक्ट की गट यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर होती है एल्कलाइन पीएच। तो जैसे ही उसकी बॉडी में जाएगी, ये प्रोटॉक्सिन से एक्टिव टॉक्सिन बन जाएगी, पॉइजनस टॉक्सिन बन जाएगी, और उस इंसेक्ट की जो एपिथेलियल सेल है गट की, उन सभी को डेड कर देगी, जिससे कि तुरंत उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस कॉटन को लार्ज स्केल पर जो डिस्ट्रॉय करने वाला था इंसेक्ट, अब वो सिर्फ एक बाइट ही ले पाया और उनसे उस इंसेक्ट की डेथ हो गई। जबकि कॉटन में इस प्रोटीन का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन उस इंसेक्ट यानी कि कॉटन बोलवर्म के लिए एक पॉइजनस इफेक्ट हो गया और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो हमने बायोटेक्नोलॉजी से इस तरह की वैरायटी डेवलप कर दी बीटी कॉटन, जिससे कि कॉटन बोलवर्म तो मर जाएगा, सभी कॉटन के प्लांट्स, हेल्थी प्लांट्स नॉर्मल ग्रोथ शो करेंगे और कॉटन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक मेथड है, ये एक एग्जांपल है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। पहला एग्जांपल समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ एल्कलाइन पीएच पर ही एक्टिव होती है, जो कि इंसेक्ट की गट में प्रेजेंट है एल्कलाइन पीएच। उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में है एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। या फिर हम इसको बोल सकते हैं mRNA साइलेंसिंग और RNAi का मतलब होता है RNA इंटरफेरेंस। ये भी इसी तरह बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है देखिए, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी टबैको के अंदर रूट्स पर अटैक करने वाले एक निमेटोड के अटैक से उस प्लांट को प्रिवेंट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी। इस टेक्नोलॉजी में क्या था? कौन सा निमेटोड था? मेलियोटिगाइन इनकोग्निसिया, ये उस निमेटोड का नेम है जो कि टबैको की प्लांट रूट्स को अटैक करता था। टबैको की प्लांट रूट्स को अटैक करता था। ठीक है, टबैको प्लांट के अंदर रूट्स पर अटैक करके ये निमेटोड क्या करता था? उसको डिस्ट्रॉय कर देता था, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती थी।
तो हमें जरूरत क्या थी कि किसी तरह या तो ये इंसेक्ट मरे, ये निमेटोड मरे, या फिर ऐसा हो कि इसके अंदर उस पर्टिकुलर पॉइजनस प्रोटीन जिससे कि इसकी डेथ होती है, प्लांट रूट्स डैमेज हो जाती हैं, प्लांट की डेथ हो जाती है, उस प्रोटीन को किसी तरह से इनएक्टिवेट किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, मीलियोडिगाइन इंकोग्निसिया में जिस टॉक्सिक प्रोटीन के लिए, जिस टॉक्सिक प्रोटीन से ये प्लांट अटैक होता है, उस टॉक्सिक प्रोटीन की जीन आइसोलेट की और उस जीन से बनने वाले एमआरएनए को स्टडी किया, एमआरएनए की सीक्वेंस कर ली कि हाँ ये एक आरएनए है जिससे ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है, और इस एमआरएनए के ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बनती है वही उस टोबैको प्लांट पर पॉइजनस इफेक्ट रखती है। ठीक है, अब अगर किसी तरह से वो प्रोटीन किल हो जाए या फिर इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन ही ना हो पाए, वो प्रोटीन बन ही ना पाए, तब हम एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी से उस पर्टिकुलर जीन को ही साइलेंट कर देंगे जिससे कि टॉक्सिक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जीन को साइलेंट करने से फायदा ये होगा, ना बनेगी ये प्रोटीन और ना ही उस प्लांट पर होगा पॉइजनस इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट मीलियोडिगाइन इंकोग्निसिया का। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री कोई आरएनए अगर बन जाए तो ये आरएनए बनते ही वो आरएनए जाके इससे बाइंड कर जाएगा, और दोनों अगर डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बन गए तो किसी भी आरएनए का ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये आरएनए है AUGCCCGAG, ये एक एग्जांपल है, ये एग्जैक्टली वो है नहीं। अगर उसी सेल में इस तरह का आरएनए बन जाए UACGGGCUC 3'5, तो क्या होगा कि डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन जाएगा, तुरंत वो एमआरएनए बनते ही दूसरा आकर इससे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजनस बेसेस क्या देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रूल देखते हैं, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा जिससे कि उस टॉक्सिक प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा जिससे टोबैको प्लांट डिस्ट्रॉय हो रहा था। ठीक है, ओके, इसका मतलब हमें वो जीन उस टोबैको के जीनोम में डालनी पड़ेगी, जेनेटिक मटेरियल या डीएनए में डालनी पड़ेगी जो इस आरएनए को कोड करती है। ठीक है, तो हम टोबैको के डीएनए में वो जीन ट्रांसफर कर देंगे। वो जीन ट्रांसफर करने पर टोबैको बन गया एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्यों? क्योंकि उसके जीन में मॉडिफिकेशन कर दिया, डीएनए को थोड़ा चेंज कर दिया। जब उस टोबैको की सीड को ग्रो करेंगे तो उसकी हर एक सेल में हमारी वो जीन दी जाएगी जो इस एमआरएनए को कोड करेगी। इसका मतलब उस टोबैको की हर एक सेल में इस तरह का एमआरएनए प्रेजेंट होगा ही, इस तरह का। और जब मीलियोडिगाइन इंकोग्निसिया इंसेक्ट, मीलियोडिगाइन इंकोग्निसिया पेस्ट जो है, निमेटोड जो है, वो आकर इस पर अटैक करेगा, उसकी बॉडी में ये आरएनए जाएगा और उसके आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर जाएगा जिससे टॉक्सिक प्रोटीन को कोड करने वाले आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, वो टॉक्सिक प्रोटीन नहीं बन पाएगी और हम टोबैको को उस मीलियोडिगाइन इंकोग्निसिया के अटैक से बचा लेंगे जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। समझे? क्योंकि इसमें एमआरएनए साइलेंट हो गया इसलिए इसको एमआरएनए साइलेंसिंग बोलते हैं। क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनता है इसको आरएनए इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। क्योंकि सेंस आरएनए से एंटी सेंस आरएनए आकर कॉम्प्लीमेंट्रीली जुड़ जाता है और वो आरएनए साइलेंट हो जाता है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। समझे आप? ठीक है, तो यहां तक देखिए क्या समझाया मैंने आपको। पहली एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर कंप्लीट होता है। उसके बाद दूसरा शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। ठीक है, इसको देखें आप।
सेकेंड एप्लीकेशन है एप्लीकेशन इन मेडिसिन। जो सबसे मेन रोल बायोटेक्नोलॉजी का है आजकल जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ मेडिसिन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है बायोटेक्नोलॉजी। क्यों? मेडिसिन में एप्लीकेशन का मतलब यह है कि ह्यूमंस की जो डेडली डिजीजेज हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं है उनका या तो जेनेटिकल लेवल पे करेक्शन कर देना, उसके डीएनए या जीन जो डिफेक्टिव हैं उनको करेक्ट कर देना, या फिर बॉडी में होने वाली प्रोटीन या हॉर्मोन्स के डिसबैलेंस से जो डिजीज होती हैं उनके लिए वो प्रोटीन या हार्मोन किसी ऑर्गेनिज्म में बनाकर ह्यूमंस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा एप्लीकेशंस इन मेडिसिन का, जो है इंसुलिन प्रोडक्शन। मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि ई कोलाई से इंसुलिन बनाया गया है और उस इंसुलिन से मिलियंस ऑफ पीपल के अंदर डायबिटीज का एक टेम्परेरी क्योर प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि परमानेंट क्योर तो जीन एडिटिंग या जीन के करेक्शन से होगा। तो क्या है केस, ये पूरी स्टोरी सुने आप। इंसुलिन ह्यूमन की बॉडी में पैनक्रियाज की बीटा सेल से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है। उन बीटा सेल्स में एक जीन होती है जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन होती है। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, तो इस हार्मोन की नेचर है वो प्रोटीन है। मतलब ये बीटा सेल में प्रेजेंट किसी डीएनए पर जीन है, उस जीन के ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है, ट्रांसलेशन से प्रोटीन इंसुलिन बनता है पैनक्रियाज में, फिर वो ब्लड में आता है और ब्लड में शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है, मतलब लो लेवल्स पर मेंटेन करता है। ठीक है, तब जिन लोगों में ये इंसुलिन कोड करने वाली जीन डिफेक्टिव हो जाए या बीटा सेल्स डैमेज हो जाए, उन लोगों में इंसुलिन की कमी आ जाती है, इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है और इंसुलिन हार्मोन कम होने की वजह से उनकी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ब्लड शुगर का बढ़ना डायबिटीज। तो डायबिटीज के पेशेंट्स को क्योर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल हुई देखें। ओल्ड टाइम में जब बायोटेक्नोलॉजी, डीएनए, जीन्स, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक्स, इनके बारे में जब ज्यादा नॉलेज नहीं थी और तब भी इंसुलिन के पेशेंट्स तो थे, उस टाइम पर क्या होता था, इंसुलिन हार्मोन किसी और मैमल से ऑब्टेन करते थे ह्यूमंस और फिर ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था। वही इंसुलिन का काम उन मैमल्स की बॉडी में भी ब्लड शुगर को कम करना है, हमारी बॉडी में भी वही काम है, तो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था तो वो आकर ब्लड शुगर को कम कर देता था। ठीक है, अब ये तो हुई वो बात कि हम अगर लार्ज स्केल पर इंसुलिन ऑब्टेन करना चाहते हैं और मैमल से, जैसे हॉर्स है, काऊ बफेलो है, तो उन एनिमल्स की स्लॉटरिंग बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर होनी चाहिए और एनिमल्स की स्लॉटरिंग होने से एनिमल्स की डाइवर्सिटी पर अफेक्ट करता है, जो अनएथिकल है। लेकिन क्योंकि और टेक्नोलॉजी कोई अवेलेबल थी ही नहीं, तो सिर्फ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल से ही लार्ज स्केल पर इंसुलिन ऑब्टेन किया जाता था और उससे प्रोडक्शन किया जाता था। इंसुलिन ऑब्टेन करके और ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था और डायबिटीज को क्योर किया जाता था। ठीक है, अब डायबिटीज क्योर हो गया, मान लीजिए टेम्परेरी क्योर है, बार बार उस मैमल से ब्लड लो, ब्लड में से इंसुलिन निकालो और वो बॉडी में ट्रांसफर करो। बॉडी को सेल्फ और नॉन सेल्फ पार्टिकल्स का बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारा वो सेल्फ और नॉन सेल्फ पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो कुछ परसेंट लोगों में, क्योंकि मैमल्स का इंसुलिन हर मैमल की बॉडी में ब्लड शुगर को कम करने का ही काम करता है, लेकिन 5% ह्यूमंस में उस इंसुलिन से एलर्जी कोज हुई। क्यों? क्योंकि वो इंसुलिन किसी और एनिमल का था। तो क्या जरूरत थी कि अब इस तरह का इंसुलिन बनाया जा सके जो ह्यूमंस का ही हो और स्लॉटरिंग भी कम की जाए। तो दोनों चीजों का एक ऑप्शन मिला बायोटेक्नोलॉजी में कि क्यों ना ऐसा करें कि ह्यूमन की पैनक्रियाज में प्रेजेंट बीटा सेल से वो जीन निकाल लें जो इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उस जीन को किसी क्लोनिंग वेक्टर जैसे प्लाज्मिड में इंसर्ट करवा दें और उस प्लाज्मिड को फिर ई कोलाई में ट्रांसफॉर्म कर दें। ई कोलाई के अंदर लार्ज स्केल पर इंसुलिन बन जाएगा और उस इंसुलिन को हम यूज कर लेंगे डायबिटीज को क्योर करने के लिए।
ह्यूमंस में। ठीक है, तो क्या किया गया, इसी तरह इस प्रोसेस में जीन आइसोलेट किया गया, ई कोलाई में ग्रो करवाया गया, और ग्रो करने के बाद जो आर्टिफिशियल ह्यूमन इंसुलिन बना उसको नेम दिया गया ह्यूमुलिन। और ह्यूमुलिन अब लार्ज स्केल पर ई कोलाई से बनाया जाने लगा। प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन प्रोसेसेस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद उसको वायल्स में पैक करके सभी मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल करवाया गया। अब जो इंसुलिन अवेलेबल है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वो वास्तव में ह्यूमुलिन है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी से बन रहा है, ई कोलाई ऑर्गेनिज्म को यूज करके लार्ज स्केल पर बन रहा है, टन मिलियंस ऑफ लीटर्स में बन रहा है। ठीक है, तो एनिमल की स्लॉटरिंग भी नहीं हो रही, ह्यूमंस में किसी तरह की एलर्जी भी नहीं हो रही, फिर भी लार्ज स्केल पर इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है और डायबिटीज का टेम्परेरी क्योर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है मेडिसिन में, मेडिकल में, किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। समझे? तो इंसुलिन का लार्ज स्केल का प्रोडक्शन करने पर उसको ह्यूमुलिन नेम दिया गया। अब इंसुलिन के बारे में आप जान लें कि इंसुलिन एक टर्शरी प्रोटीन है जिसको कोड करने वाली जो जीन है वो है 3 अलग अलग जीन जो कि उसको कोड करती हैं। जब नया बनता है इंसुलिन तो वो होता है इनएक्टिव फॉर्म में। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड जो बनी है इंसुलिन की, इसमें ए, बी और सबसे बड़ा सी पेप्टाइड, 3 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना है इंसुलिन। प्रोटीन का हमें पता है एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होता है। एन होता है NH2 ग्रुप वाला जो लेफ्ट में होता है, सी टर्मिनल होता है COOH ग्रुप वाला। तो ये जो इंसुलिन बनता है न्यूली फॉर्म्ड इंसुलिन, इसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। नेचुरली बनता है, उसके मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं। प्रो इंसुलिन एक इनएक्टिव इंसुलिन है और जब इस इंसुलिन की बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है तो इसको कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव इंसुलिन में, जिसमें सिर्फ ए और बी पेप्टाइड जुड़ते हैं, सी पेप्टाइड रिमूव हो जाता है। इन ए और बी पेप्टाइड्स के बीच बन जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्योंकि इसमें सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। ये एक एक्टिव इंसुलिन है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि प्रो इंसुलिन को एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट करने वाला कौन सा पेप्टाइड है, सी पेप्टाइड। सबसे बड़ा पेप्टाइड कौन सा है, सी पेप्टाइड। प्रो इंसुलिन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। और एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन में कितने पेप्टाइड्स होती हैं, 2, ए एंड बी, और उनके बीच कौन सा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो नेचुरली प्रो इंसुलिन बन के एक्टिव इंसुलिन बनता है, लेकिन क्योंकि हम आर्टिफिशियली ई कोलाई में बना रहे हैं तो हम डायरेक्टली मैच्योर्ड इंसुलिन नहीं बनाते हैं। तो हम उस ई कोलाई में ए और बी को कोड करने वाली जो डीएनए फ्रेगमेंट या जीन है उन्हीं को इंसर्ट करवाते हैं, सी वाले को नहीं करवाते हैं, और डायरेक्टली एक्टिव इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, समझे आप? तो दूसरा बड़ा यूज एप्लीकेशन इन मेडिसिन क्या हो गया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसको ह्यूमुलिन बोलते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ऐसा इंसुलिन जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया है उसको ह्यूमुलिन बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म ई कोलाई यूज की और लार्ज स्केल पर लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमंस जो डायबिटीज से अफेक्टेड है उन ह्यूमंस का ट्रीटमेंट इस मेथड से किया गया। समझे आप? तो दूसरी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है, एप्लीकेशन इन मेडिसिन। आगे जो बची है वो मोलिकुलर डायग्नोसिस, मतलब ये है कि पैथोजेंस जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो डिजीज करने से पहले ही बॉडी में एंटर हो चुके हैं बहुत दिन पहले और बाद में अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करके डिजीज करते हैं, तो क्यों ना बायोटेक्नोलॉजी से इस तरह की टेक्निक्स डेवलप की जा सके कि अगर ब्लड में 1-2 पैथोजन हो जो इम्यून सिस्टम को भी पता नहीं लगने दे रहे कि वो बॉडी में प्रेजेंट है, उनको हम बायोटेक्नोलॉजी से हमारे ब्लड में डिटेक्ट कर लें। और अगर बहुत कम कंसंट्रेशन पर ही पता लग गया कि इस टाइप का पैथोजन हमारी बॉडी में है, तो हम उस डिजीज को होने से पहले ही रोक सकते हैं उन 2-4 पैथोजन को किल करके।
ठीक है। तो मोलिकुलर लेवल पर डायग्नोज करना किसी पैथोजन की प्रेजेंस को, मोलिकुलर डायग्नोसिस की टेक्निक्स पढ़ेंगे। उसके बाद जीन थेरेपी की बायोटेक्नोलॉजी के यूज से कैसे किसी डीएनए या जीन में करेक्शन करके उस पूरे जीन को ही बदल दिया जाए, ताकि ना तो जीन डिफेक्टिव हो ना वो बीमारी उसमें हो। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल जिसमें कोई और जीन ट्रांसफर कर दिया हो, उन एनिमल्स का जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या जीन मॉडिफाई हो चुका होता है, उनको ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। उनकी हमारे लिए क्या क्या एप्लीकेशंस है वो पढ़ेंगे। और बायो पेटेंट एंड बायोपायरेसी, कि कोई भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने पर कॉपीराइट प्रोवाइड करना बायो पेटेंट है, और उस कॉपीराइट प्रोवाइड करने के बाद उस प्रोडक्ट को बिना परमिशन के यूज करना, ये है बायोपायरेसी। जैसे नॉर्मल पायरेसी के बारे में आपने सुना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझे। 3 अलग अलग केस मैंने एक्सप्लेन किए हैं, अच्छे से समझकर मैं आपको नोट्स बाद में सेंड करूंगा, उसमें से नोट्स लिखते टाइम भी अच्छे से उसको समझकर ही बनाए फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझे, अच्छे से पढ़े, समझने का चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 3rd पॉइंट। ओके।